स्ट्रेस के बारे में जानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अधिकतर सवाल इनसे होते रहते हैं। स्ट्रेस होता क्या है? हम इसे डेली लाइफ से रिलेट करके जानते हैं। स्ट्रेस डेली लाइफ में एक ह्यूमन स्ट्रेस कब ऑब्जर्व करता है? वह तब स्ट्रेस ऑब्जर्व करता है जब उसके डेली लाइफ में एक वर्कलोड बढ़ जाता है। वर्कलोड मतलब उसकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा हो जाता है, तो वो स्ट्रेस फील करने लगता है। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे, कोई एम्प्लॉय है और वो उस पे क्या हो रहा है, लग रहा है क्या, बहुत सारा उसका बहुत सारा वर्क, मतलब बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है उसके ऊपर। तो जिसके कारण वो क्या हो रहा है कि स्ट्रेस में आ रहा है। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क या एट ए टाइम बहुत ज़्यादा लोड लगना, उसका कैपेबिलिटी उतना वर्क करने की नहीं है, तो इसके कारण इसका क्या हो रहा है, लोड लग रहा है, जिसके कारण एक इसमें स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो उसी तरह इंजीनियरिंग में भी जब मटेरियल पर कोई लोड लगता है तो वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेस जनरेट होता है। तो स्ट्रेस जनरेट होता है मीन्स ये लगाया नहीं जाता, ये कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है, ये किसी मटेरियल में जनरेट होता है ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग के कारण। तो मैंने यहाँ पे कुछ केस कंसीडर किया है जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग का यूज किया है। और और यहाँ पे एक बीम है और एक ऐसे ही स्पेसिमेन लिया गया है। आप देखेंगे इस स्पेसिमेन में एक टेंसाइल लोडिंग मतलब मीन्स टेंसाइल लोडिंग का यूज किया गया है, और इस पे कंप्रेसिव लोडिंग है और इस पे टेंसाइल लोडिंग है। ये बीम है, अब यहाँ पे कंप्रेसिव भी हो सकता था। इस पे स्ट्रेस हमको निकालना है। अगर स्पेसिमेन स्टैटिक है मीन्स वो स्टे मीन्स क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, मीन्स उस पे जो लग रहा है फोर्स वो बैलेंस्ड हो रहा है, वो मूव नहीं कर रहा है, ऐसा कंसीडर तभी स्ट्रेस जनरेट हो पाएगा। आप अगर कोई, जैसे पेंसिल है, पेंसिल पे इधर फोर्स लग रहा है ना, मेरा हाथ इस पे फोर्स लगा रहा है, तो ये इधर मूव कर रहा है, तो इस पे कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। जब ये पेंसिल मूव कर रहा होगा और ये हाथ इस पे फोर्स लगाकर रोकना चाहेगा, तो इस पेंसिल पे स्ट्रेस जनरेट होता है। तो वही इसमें भी है कि स्पेसिमेन स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, मतलब मतलब वो रेस्ट में होनी चाहिए, तभी उस पे स्ट्रेस जनरेट होगा। तो उसी तरह स्टेट यहाँ पे जो कंसीडर किया गया है स्टैटिक इक्विलिब्रियम का केस, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्ट्रेस यहाँ पे कैसा लोडिंग है, टेंसाइल लोडिंग है, यहाँ पे कंप्रेसिव लोडिंग है, दोनों तरफ से लगना है ना, कंप्रेसिव कंप्रेसिव लोडिंग, यहाँ पे टेंसाइल लोडिंग है, और यहाँ पे बीम है तो यहाँ पे भी टेंसाइल लोडिंग है। तो स्ट्रेस की स्टडी की नेसेसरी क्यों है, मतलब स्टेट हम स्ट्रेस के बारे में हम लोग पढ़ते क्यों हैं? तो जब कोई डिजाइन करना होता है हमें, तो डिजाइन किसी प्रोडक्ट का कर रहे होंगे, या किसी प्रोडक्ट में या किसी कहीं पे सपोज ब्रिज पे स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर ही बन रहा होगा ना, कोई स्ट्रक्चर बन रहा होगा तो हम हर एक मेंबर का डिजाइन तो कर देंगे, लेकिन ब्रिज पर क्या लोड लग रहा होगा, क्या उस लोड को वो मेंबर मतलब सह पाएगा, वो कैपेबल होगा उस लोड को सहने में? तो इन सब को देखते हुए कहीं वो फेल तो नहीं कर जाएगा, तो इसलिए स्ट्रेस जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ पता चल जाता है कि हमें उसे कितना लोड देना है। और कभी-कभी हम ऐसे यूज़ तो कर लेंगे बहुत, मतलब हाई स्ट्रेंथ वाला मटेरियल और उस पे कम लोड लगा के रखे हैं, तो मीन्स अच्छे मटेरियल को हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। हम किसी वैसे काम के लिए उसका यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं जो जिसके लिए वो तैयार किया गया है। तो ऐसा हो सकता है, मीन्स मिसयूज़ हो सकता है। इसलिए हम लोग स्ट्रेस का स्टडी करते हैं। तो स्ट्रेस की जो स्टडी हुई, तो ये एक क्या कहें कि जब लोड लगता है तो ये किसी इंटरनल बॉडी में जनरेट होता है। तो जब हमको कोई भी चीज़, कोई
चीज़ अगर बॉडी के अंदर है तो ऊपर से तो पता चलेगा ना। तो इसके लिए हमें बॉडी के क्रॉस सेक्शन को कट करना होगा, एज ए मतलब कट करना होगा इमेजिन करने के लिए कि क्या चल रहा है वहाँ पे। तो मैंने एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का बॉडी लिया है। हाँ, एक कुछ बातें हैं जो स्ट्रेस कैलकुलेशन से पहले अजम्पशन के तौर पर रख ली जाती है। अजम्पशन के तौर पर क्या है कि बॉडी इलास्टिक प्रॉपर्टी को रखता हो, बॉडी इलास्टिक प्रॉपर्टी को रखता हो। दूसरा, बॉडी आइसोट्रोपिक नेचर का हो, बॉडी आइसोट्रोपिक नेचर का हो। आइसोट्रोपिक मीन्स कहने का कि बॉडी बॉडी की सभी प्रॉपर्टी तीनों डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए, मीन्स प्रॉपर्टी डिफर नहीं करनी चाहिए, और मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए। और क्या दूसरा, बॉडी कंटिन्यूअस होना चाहिए, मीन्स वाइड वगैरह सब नहीं होना चाहिए, जैसा अभी हम ऑब्जर्वेशन के लिए कर रहे हैं। अगर कोई सपोज इसमें वाइड्स हो तो वो एक, जैसे कि जब हम किसी चीज़ के जनरलाइज करते हैं तो हर एक चीज़ को सही रखते हैं ताकि जो मेरा आइडियल कंडीशन निकले तो हम उसके एजम्पशन के थ्रू दिखा दें, लेकिन वो कंडीशन सही हो, मतलब मेरा कंक्लूजन सही हो, ऐसा करने के लिए दिखाया जाता है। तो कुछ एजम्पशंस ली जाती है, तो ये सारे एजम्पशंस थे। क्या था एजम्पशंस? बॉडी इलास्टिक प्रॉपर्टी को रखता हो, दूसरा बॉडी आइसोट्रोपिक नेचर का हो, तीसरा बॉडी कंटिन्यूअस भी हो, ये सब हैं और बहुत सारे हैं। तो ये इसी से मतलब डेराइव्ड हुए हैं। और इसी पे तो मैंने एक क्रॉस सेक्शन कट किया है, क्या एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन कट किया है। तो यहाँ देखें मैंने क्रॉस सेक्शन का दो भाग जो कट हुआ वो यहाँ दिखाया हूँ। तो यहाँ पे लेफ्ट पार्ट है और यहाँ पे राइट पार्ट है। आप लेफ्ट पार्ट पे फोकस करेंगे तो देखें लेफ्ट पार्ट पे क्या हो रहा है, एक टेंसाइल नेचर का फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लगा। उसके बाद यहाँ देखें यहाँ पे भी एक छोटे छोटे फोर्स लग रहे हैं जैसा कि मैं दिखाया हूँ, 1 2 3 4 5, ये बड़ा वाला रिजल्टेंट है, इसकी बात करेंगे हम कुछ देर में। तो देखें यहाँ पे कौन फोर्स लगा रहा है। तो पहले जाने कि यहाँ जब फोर्स लग रहा है किसी बॉडी में तो बॉडी को तो इक्विलिब्रियम में रहना है, तभी स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा। इस पार्टिकल्स पे इस पार्टिकल्स के द्वारा कुछ फोर्स लग रहा है। वो कैस क्यों लग रहा है? वो कोहेसिव नेचर के कारण लग रहा है कि कोहेसिव प्रॉपर्टी के कारण ये वाला पार्टिकल अगर सपोज ये इधर जाना चाहेगा तो ये पार्टिकल कहेगा नहीं, इधर खींच रहा होगा, मीन्स एक छोटा सा फोर्स लग रहा होगा जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स पे लगाता है। तो ये क्या है, ये उस पार्टिकल्स पे जनरेट हुआ इंटरनल रेसिस्टेंस है, इसके अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट। तो ये एक पार्टिकल्स पे जनरेट हुआ है, उस क्रॉस सेक्शन पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उस क्रॉस सेक्शन पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो हर एक पार्टिकल्स पर उसका नियर मॉलिक्यूल्स अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगा रहा होगा क्योंकि बॉडी को तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहना, नहीं तो मूव नेट फोर्स का डायरेक्शन अगर ज़्यादा जिधर हो गया तो वो मूव कर जाएगा। तो ये इंटरनल रेसिस्टेंस जो है अप्लाइड फोर्स के लगभग इक्वल होता है, ऐसा माना जाता है कि बॉडी के अंदर जब फोर्स लगता है बॉडी का सेम क्रॉस सेक्शन हो। बॉडी का क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम ही है ना, मैंने सेम का क्रॉस सेक्शन का कंसीडर किया है। तो यहाँ पे सेम मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस जनरेट हो रहा है। देखें यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस मीन्स इंटरनल फोर्स जो जनरेट हो रहा है अगेंस्ट अप्लाइड फोर्स के, उसकी इंटेंसिटी सेम दिखाई गई है, मतलब मीन्स सेम इंटेंसिटी का फोर्स हर एक पार्टिकल्स पे लग रहा है। ऐसा यहाँ पर हो रहा है जब बॉडी को हमने अप्लाइड फोर्स से कुछ दूरी पर काटा। लेकिन ये ये भी एक अजम्पशंस है जो मीन्स एक प्रिंसिपल है, सेंट वेनेंट प्रिंसिपल, ऐसे
आता है उसको उतना कंसीडर नहीं करना। जैसे बॉडी को आप यहाँ से कंसीडर करते हैं तो इस जगह इंटेंसिटी ऑफ फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगा। जैसे कि पहला फोर्स यहाँ लग रहा है तो दूसरा फोर्स इसी नेचर का थोड़ा छोटा लगेगा, मतलब ऐसा सेंट वेलेंट प्रिंसिपल था। तो एजम्पशन जब हम कुछ दूरी पर कट करते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ फोर्स जो होता है वो लगभग समान आने लगता है। तो ये रहा। तो हमने क्या कहा, हर पार्टिकल्स पर इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स जनरेट हो रहा है। तो सम ऑफ ऑल इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स मतलब ऑल पार्टिकल्स के द्वारा लगाया गया जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो टोटल मैंने दिखाया है रिजल्टेंट फोर्स से। एफ आई आर मीन्स इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स। तो इंटरनल अगर वो इक्विलिब्रियम में रहेगी, बॉडी स्ट्रेस्ड में है, तो वो इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स लगभग इक्वल होगा। इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई वे नहीं है। तो हमको तो स्ट्रेस भी निकालना है, क्या रहा होगा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस स्ट्रेस क्या जानते हैं, स्ट्रेस जानते हैं हम लोग। ऐसे देखते क्या है, मतलब स्ट्रेस के फॉर्मूला को देख लेंगे तो देखते हैं कि फोर्स अपॉन एरिया, वो फोर्स जो अप्लाइड है उसका मतलब बाय उसके मतलब उसके यहाँ देखें आप, यहाँ देखें फोर्स लग रहा है ना, ये अप्लाइड फोर्स है ना। और यहाँ पे एरिया है। तो ये अप्लाइड फोर्स यहाँ पे यूज क्यों किया गया है, जबकि इसका डिफिनेशन दिया गया है इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स। तो यहाँ पे ये फोर्स इसलिए यूज किया गया है क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस को निकाल पाना हर पार्टिकल्स पर वो माइक्रोस्कोपिक लेवल का है, जो संभव नहीं है सबको सम करना फिर। तो ये पॉसिबल नहीं है, स्पेसिमेन से हो नहीं पाएगा, मतलब उस पे ऑब्जर्वर को बहुत सारी परेशानियां होगी। तो इसके लिए वो एक कंसिडर ये लॉजिक सा है कि अगर बॉडी रेस्ट पर है, अगर कोई फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली इधर अगेंस्ट जो फोर्स लग रहा होगा वो इसको इक्वल होंगे, तभी बॉडी रेस्ट पर रह पाएगी और तभी स्ट्रेस जनरेट हो पाएगा। अदरवाइज बॉडी मूव करेगी और उस पे स्ट्रेस होगा नहीं और वो न्यूटन्स वाला फंडा आ जाएगा फिर। तो ये होता है। तो आप इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स यहाँ पे है और आप फार्मूला में लिख रहे हैं अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स मैंने दिखाया है इस स्लाइड में कि अगर बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे है तो अप्लाइड फोर्स इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स के बराबर होता है, अप्लाइड फॉर इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स के बराबर होता है। ये आइडियल केस माना जाता है, रियल में वैसा होता नहीं, कुछ डिफॉर्मेशन होते हैं, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स हल्का कम हो सकता है वो कुछ से। तो ऐसा होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, अप्लाइड फोर्स बराबर इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स। तो तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला में देखते हैं वो अप्लाइड फोर्स जो है वो इक्वल, न्यूमेरिकली इक्वल इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स के है। तो इसलिए हम लोग अप्लाइड फोर्स यहाँ पे लगा ले हैं। तो मीन्स इसका जो डिफिनेशन होता है, इंटरनल स्ट्रेस क्या कहलाते हैं, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स क्या, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स की इंटेंसिटी ऑफ फोर्स, फोर्स जो लग रहा है रेसिस्टेंस फोर्स वो क्रॉस सेक्शनल, अगर जहाँ पे स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं उस एरिया पे, ये नहीं कि अप्लाइड फोर्स के एरिया पे, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए। हाँ, वो इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर है, इसलिए हम उसके कैलकुलेशन पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं क्या। तो यहाँ पे सिग्मा सिग्मा को से जनरली स्ट्रेस को दिखाया जाता है, तो इसलिए सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ बटे ए इज इक्वल्स टू क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो है लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे आ गया है, इसको हटा दें, therefore का साइन है, कर रहे हैं डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो मीन्स एक एक स्मॉल पार्टिकल्स जो हर एक पार्टिकल्स पे लग रहा था ना, तो उसके लिए लिखा गया है। वो इंटेंसिटी मीन्स वहाँ पे जो अगेंस्ट फोर्स लग रहा है, अगर इधर टेंसाइल लग रहा है तो ये अगेंस्ट फोर्स लग रहा है, तो इस पार्टिकल्स पे जो छोटा सा फोर्स लग रहा है उस छोटे से एरिया में, तो उस वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस क्या होगा। तो ऐसे डिफाइन भी क्या है,
internal resisting force per unit cross sectional area of the surface is known as intensity of stress और stress denoted by sigma। तो ये उस छोटे से पार्टिकल्स के लिए लिखा गया है। जब हम पूरे होल बॉडी को कंसीडर करते हैं तो वहां से एक फॉर्मूला निकल जाता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ बाय ए। तो फोर्स ये तो सभी जगह आपको मिल जाएंगे बुक में डिफिनेशन अच्छे अच्छे, तो बेसिक्स से जानना था और मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया गया। रेसिस्टिंग फोर्स जनरेटेड इन अ क्रॉस सेक्शन, रेसिस्टिंग फोर्स जो क्रॉस सेक्शन पे जनरेट हो रहा है वो तो ड्यू टू कोहेसिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल के पार्टिकल के पार्टिकल्स के कारण मटेरियल के पार्टिकल्स में कोहेसिव नेचर के कारण जनरेट हो रहा है, जो रेसिस्ट करता है किसको, डिफॉर्मेशन को, मीन्स डिफॉर्मेशन को होने से रेसिस्ट करेगा, यही हो रहा था ना। तो ये थे सारे स्ट्रेस के बेसिक्स। आप आई होप आप समझ गए होंगे। और स्ट्रेस अगर सपोज कोई बॉडी पे यहाँ एक होल है तो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन अगर इस बॉडी के क्रॉस सेक्शन को कट कर रहे हैं तो वो सभी जगह स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, नहीं रहेगा। देखें यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया में एरिया डिफर कर रहा है, तो मीन्स स्ट्रेस का कुछ वैल्यू यहाँ अलग रहा होगा और कुछ वैल्यू यहाँ अलग रहा होगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ फोर्स जो जनरेट हो रहा है अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट, और वो जब भी इंटेंसिटी ऑफ फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है तो वो नॉर्मल स्ट्रेस आ जाता है। तो इसमें बहुत सारी बात है, उनके टाइप्स को बाद में देख लेंगे। आज हम लोग को जानना था स्ट्रेस। आई होप आपको समझ आया हो।